नमस्कार दोस्तों, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी मेंस को लेकर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मुख्यतः है रूस यूक्रेन विवाद। और ये जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। आईआर के जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और ये चूंकि बहुत चर्चा में रहा है इसीलिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आईआर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और समसामयिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वर्तमान समय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से कि 67th बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। पहले रसिया और यूक्रेन के जो मैप है उसे एक बार देख लेते हैं, आइडिया होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे यूक्रेन है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यहाँ पे नीचे में देखेंगे हम लोग यूक्रेन के, तो ये क्रीमिया है जिस पर कि रूस द्वारा 2014 में कब्जा कर लिया गया था। और यहाँ पे ब्लैक सी है, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये दो रीजन है, लुनास्क और ये दोनेस्क, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बनता है डोनबास रीजन, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये डोनबास रीजन बन जाता है जिस पर कि वर्तमान समय में रसिया का कब्जा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए आप सभी को। यहाँ पे रसिया है, यहाँ यूक्रेन है और यूक्रेन के उत्तर में ये बेलारूस है, ठीक है। यहाँ पे बेलारूस है और यहाँ पे नीचे में क्रीमिया है जिस पर कि रसिया का आधिपत्य है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। तो ये है रूस यूक्रेन विवाद। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई जब यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के डोनेस्क और लुनास्क, ये दो जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के 4 सैनिकों को मार गिराया। आप सभी को डेट याद रहना चाहिए, 24 फरवरी 2022, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रूस यूक्रेन की पूर्व स्थिति क्या थी। यहाँ पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रही हूँ ताकि आप सभी को परेशानी ना हो। रूस यूक्रेन की पूर्व स्थिति और उसके बाद रूस यूक्रेन की वर्तमान स्थिति और फिर आगे हम लोग देखेंगे अन्य जो सेगमेंट होंगे इसके। तो अभी वर्तमान में इतना हम लोग पहले देखते हैं कि रूस यूक्रेन की पूर्ववर्ती स्थिति क्या थी। तो 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में शामिल किया गया था, ठीक है। कब? 1700 ईस्वी में। और उसके बाद 1920 के बाद यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। और 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके पश्चात यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो ये जो एरिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी ऊपर मैप में कवर किया है। ये लुनास्क और दोनेस्क को, जिसको सम्मिलित रूप से डोनबास रीजन कहते हैं। तो आगे चलते हैं कि रूस यूक्रेन की वर्तमान स्थिति क्या है। तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से 2014 के मिन्स्क प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल का नाम आपको याद रखना है। कब का है ये प्रोटोकॉल? तो 2014 का है, ठीक है। 2014 के मिन्स्क प्रोटोकॉल और 1997 के रूस नाटो एक्ट लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं। और आगे है कि G7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की, वहीं चीन ने इसे आक्रमण की बजाय कार्रवाई कहा है, ठीक है। चीन हमेशा रसिया के पक्ष में रहेगा और भले ही मानवाधिकार का हनन हो युद्ध में या फिर जो भी चीजें हो, चीन इन बातों की परवाह नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे चूंकि हम लोग बहुत शॉर्ट में ही इसको डिस्कस करेंगे और बाकी चीजें जो हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब की जाएंगी कक्षा कार्यक्रम में, जो क्लास प्रोग्राम होगा सीएमए का उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग उसका हेल्प ले सकते हैं। बाकी अभी हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, क्विक रिविजन के लिए बहुत बेस्ट होगा। इसमें देखते हैं आगे यूक्रेन का मत। तो इसमें है कि राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को एकीकृत करने के लिए यूक्रेन यूरोपीय संघ ईयू के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट में शामिल होना चाहता है। कौन शामिल होना चाहता है? यूक्रेन किसके साथ? यूरोपियन संघ के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट में शामिल होना चाहता है। इससे डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कौन सा? DCFTA, ठीक है। ये टर्म आप सभी को याद होना चाहिए, DCFTA। DCFTA के तहत वस्तुओं के व्यापार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 2014 के रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद नाटो की सदस्यता इसकी सुरक्षा नीति के लिए आवश्यक हो गई है। आगे है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए।
रूस का तर्क है ये कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोग देख रहे थे यूक्रेन का मत कि वो क्यों इस युद्ध में मतलब शामिल हो रहा है, या फिर रूस का क्यों वो प्रतिक्रिया कर रहा है, जवाब क्यों दे रहा है। तो ये हम लोग देख लिए कि वो नाटो की सदस्यता क्यों बोल रहा है, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया था। अब रूस यहाँ पे क्या तर्क दे रहा है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्य नहीं बनना चाहिए। और 1997 के नाटो रूस फाउंडिंग एक्ट के तहत नाटो रूस सैनिक तैनात करने के लिए किसी नवीन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि नाटो और रशिया के मध्य कुछ ये एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ एक्ट हुए हैं 1997 के दौरान, जिसके तहत कि किसी नवीन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो उसकी भी यहाँ पे वायलेंस हो रहे थे, तो उसके कारण रूस यहाँ पे थोड़ा उग्र हो गया। और रूस की क्या मंशा है? रूस की मंशा है कि क्रीमिया के तरह ही डोनबास क्षेत्र पर कब्जा किया जाए, ताकि वहां से प्राप्त होने वाले खनिजों पर, मूल चीजें क्या होती है वहां के प्राकृतिक संसाधन, तो वहां से प्राप्त होने वाले खनिजों पर एक अधिकार हो सके। अब आगे है कि रूस यूक्रेन विवाद पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये भी हम लोग देखते हैं, और उसके समक्ष चुनौतियां क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे है रूस यूक्रेन विवाद पर भारत की प्रतिक्रिया। तो भारत ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किसी भी प्रस्ताव पर मतदान न करने का फैसला किया है, और भारत द्वारा किसी भी पक्ष की निंदा से दूर रहने और हथियार प्रदान करने के बजाय मानवीय राहत और सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया है। और भारत द्वारा यूक्रेन को मानवीय सहायता 90 टन वस्तु और आवश्यक सामग्री प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत की प्रतिक्रिया के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने देशों को साथ लाने और शांति का रुख अपनाने की भारत की प्रतिक्रिया की प्रशंसा की, परंतु कुछ चुनौतियां भी सामने आई, जैसे ये है कि रूस के साथ हथियारों का व्यापार है भारत का, ये सभी को पता होगा। रूस भारत के हथियार का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और युद्ध ने एक बार फिर से काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसमें ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध आरोपित करना के उपयोग के जोखिम को बढ़ाया है। ठीक है, आगे है कि रूस के साथ उर्वरक और सूरजमुखी के तेल का व्यापार है, तो भारत को इसका वैकल्पिक स्रोत ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दो प्रमुख आपत्तियां, जो प्रमुख चुनौती है वो सामने आई है भारत के लिए। पहला तो कि रूस जो है वो हथियारों का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है भारत के लिए, और दूसरा कि उर्वरक और सूरजमुखी तेल का व्यापार भी प्रमुखता से होता है रसिया के साथ भारत का। आगे देखते हैं कि भारत को व्यापारिक लाभ क्या है। तो रूस और यूक्रेन विश्व गेहूं व्यापार का 30% ही उगाते हैं। ठीक है, कितना? 30%। ये डेटा आप सभी को याद होना चाहिए। ऐसे में भारत अपना निर्यात बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में 111 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक तो ये अवसर मिल गया भारत को कि वो अपना गेहूं का निर्यात बढ़ा सकता है उत्पादन करके। और आगे है कि पोलैंड, बेलारूस, क्रोएशिया जैसे यूरोपीय देश आईटी में यूक्रेन पर निर्भर रहते थे। इस क्राइसिस के बाद ये सारे देश भारत की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है भारत आईटी के सेक्टर में कितना मजबूत है, तो यहाँ पे एक और अवसर निकल जाता है भारत के लिए। और नेक्स्ट है कि रूस ने $35 प्रति बैरल छूट देने का ऑफर दिया है। कितना? $35 प्रति बैरल, क्योंकि 80% से ज्यादा तेल के क्षेत्र में भारत आयात पर निर्भर है, इसलिए यहाँ भी भारत को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिया है रशिया यूक्रेन विवाद के प्रमुख टॉपिक को, प्रमुख जो मुद्दे हैं, कौन सा एरिया शामिल हो रहा है इस विवाद में, ये हम लोगों ने यहाँ मैप के जरिए देख लिया। और जो प्रमुख मुद्दे हैं भारत के संदर्भ में, उसे भी हम लोगों ने देख लिया है। तो उम्मीद है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर होंगे। बाकी विशेष के लिए आप लोग सीएमई के कक्षा कार्यक्रम जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।